हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं अमित बंसल लेक्चरर आज विषय कोड 106 के अंतर्गत मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाधीन गतियों पर ई वीडियो लेक्चर का भाग 2 लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने भाग 1 अवश्य देख लिया होगा, जिसमें मैंने इस टॉपिक के कंसेप्ट्स की चर्चा की थी, न्यूटन की गति की समीकरणें कैसे लागू होती हैं ये बताया था, और फिर कुछ अभ्यास प्रश्न हल किए थे। तो आज हम इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर कुछ और प्रश्न हल करेंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए क्या है। एक पिंड को विरामावस्था से गिराया जाता है और अपनी गति के अंतिम सेकंड में ये 63.7 मीटर दूरी तय करता है। और हमसे पूछा गया है कि पिंड कितनी ऊंचाई से गिराया गया, कितने वेग से पृथ्वी पर पहुंचेगा और कितना समय लेगा। तो अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर ध्यान हो, जिसमें मैंने आपको किसी भी यात्रा के दौरान nवें सेकंड में तय दूरी का एक अतिरिक्त सूत्र बताया था, तो यहाँ भी अंतिम सेकंड की बात हो रही है। तो लगता है कि हम उस समीकरण से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो भी राशियां हमसे इस प्रश्न में पूछी गई हैं, ऊंचाई कैपिटल H, यात्रा का समय स्मॉल t और पृथ्वी पे पहुंचने पर पिंड का वेग v है। अब जैसा कि हमने कुल समय t मान लिया है, तो tवें सेकंड में तय दूरी का फॉर्मूला हमें पहले से ज्ञात है। वो क्या फॉर्मूला है? u + ½ g 2t - 1। ये tवें सेकंड में तय दूरी का सूत्र है। tवें सेकंड का मतलब ये हुआ, यात्रा का अगर समय t है तो tवां सेकंड यात्रा का अंतिम सेकंड होगा। अब ये दूरी हमें दे रखी है 63.7, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब चूंकि पिंड को विरामावस्था से गिराया गया है, u 0 हो जाएगा, g हमारा +9.8 होगा, ऊपर से नीचे की ओर गति है। तो ये दोनों मान सूत्र में रख देंगे तो हमें t का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा पहला उत्तर प्राप्त हो गया। पिंड को गिराने से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने में 7 सेकंड लगेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें ज्ञात करना है कि जब वो पृथ्वी पर टकराएगा उस समय उसका वेग कितना होगा। तो यानी v पूछा गया है, तो v के लिए हमारे पास गति की प्रथम समीकरण उपलब्ध है। v = u + gt, u 0, t का मान 7 सेकंड, तो ये मान रखेंगे तो v का मान आ जाएगा 68.6 मीटर/सेकंड। अब रह गया कितनी ऊंचाई से गिराया गया, यानी हमसे दूरी पूछी गई है, तो हम समीकरण संख्या 2 या 3 को काम में ले सकते हैं। गति की जो समीकरण है उसकी दूसरी या तीसरी समीकरण, तो दूसरी समीकरण यहाँ पे काम में ले रहे हैं। तो S या H बराबर ut + ½ gt²। दाईं ओर की राशियों के मान हमें पता है, ये मान हम रख देंगे और हमारे पास ऊंचाई का मान आ जाएगा 240.1 मीटर। तो ये तीनों मान ज्ञात हो गए और हमारा आज का पहला प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ मिलता जुलता प्रश्न ही लग रहा है ये भी। एक मकान की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया है। गिरते समय पत्थर सबसे नीचे की मंजिल को 1/7 सेकंड में पार कर लेता है और इस मंजिल की ऊंचाई 2 मीटर है। और हमसे पूछा गया है, बताइए मकान की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो माना मकान की ऊंचाई h मीटर है और पत्थर को गिराने के बाद इसे पूरा पार करने में t सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली समीकरण क्या होगी? h बराबर ut + ½ gt², जहाँ h मकान की कुल ऊंचाई है। चूंकि पत्थर को विरामावस्था से गिराया जा रहा है तो u का मान 0 हो जाएगा और ये समीकरण रह जाएगी h बराबर ½ gt²। इसे नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए, प्रश्न में कह रहे हैं सबसे नीचे की मंजिल जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है को पत्थर 1/7 सेकंड में तय करता है।
इसका मतलब ये है कि उसे अंतिम मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए, कुल समय t सेकंड लगते हैं, उसमें से अंतिम मंजिल को पार करने वाला समय निकाल दें तो कितना बचेगा, t माइनस 1/7 सेकेंड। इतने समय में वो कितनी दूरी तय करेगा, मकान की कुल ऊंचाई में से अंतिम मंजिल की ऊंचाई घटा दें, इतनी दूरी वो तय कर लेगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस 2 मीटर। तो छोड़ने से लेकर जब तक वो अंतिम मंजिल तक पहुंचेगा वो दूरी h माइनस 2 मीटर होगी, और ये दूरी तय करने में समय लगेगा t माइनस 1/7 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास दूरी और समय के दो मान आ गए। तो हम इसकी सहायता से एक समीकरण और बना लेंगे। तो h माइनस 2 इक्वल्स u इंटू t माइनस 1/7 प्लस हाफ g t माइनस 1/7 होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने गति की समीकरण संख्या 2 को दो अलग अलग केसेस के लिए काम में ले लिया। पहली जो समीकरण हमने यहाँ आज बनाई है वो पूरी यात्रा के लिए है, पत्थर को छोड़ने से लेकर ज़मीन तक पहुँचने में। और जो दूसरी समीकरण हमने अभी अभी फॉर्मुलेट की है, इसमें हमने मकान की अंतिम मंजिल को छोड़कर जितनी भी दूरी, जितनी भी यात्रा संपादित की गई है उसके लिए बना ली हमने। तो दो समीकरणें आ गई, दो ही अज्ञात राशियां हैं h और t। तो जैसे मैंने आपको पहले भी ऐसे इस प्रकार के प्रश्न करवाए हैं, इन दोनों समीकरणों से हम एक राशि को विलोपित कर देंगे। तो देखिए, यदि हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो हमारा h विलोपित हो जाएगा। तो यहाँ पे यही प्रक्रिया अपनाई गई है। तो हम घटा देंगे और हमारे पास t का मान आ जाएगा। पहले तो देखिए यहाँ पे 1.5 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, यानी उसे छोड़ने से लेकर पूरी ऊंचाई तय करने में 1.5 सेकेंड लगेंगे, ये कुल समय आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे तो मकान की ऊंचाई पूछी गई है। तो जैसे ही t का मान ज्ञात हो गया, इसे किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। जैसे मान लीजिए समीकरण संख्या 1 में रख दिया, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, t बराबर 1.5 सेकेंड, g का मान हमारे पास 9.8 पहले से ही है, तो हमारे पास h ज्ञात हो जाएगी। ये देखिए 11.025 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा मान ज्ञात हो गया और यही इस प्रश्न का हल भी है, मकान की ऊंचाई। तो ये दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए, ये देखिए ये हमारे पास मान आ गए। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं आज का। तीसरा प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक पत्थर है जिसे कुएं के मुहाने से गिराया जा रहा है। ठीक है, तो जब पत्थर को छोड़ेंगे तो पत्थर नीचे की ओर गति करेगा और पानी की सतह से टकराता है। सतह से टकराते समय इसका वेग 28 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए, पहले पत्थर को छोड़ा गया, छोड़ने पर उसने कुएं में गति की और पानी की फ्री सरफेस पे टकराया। कितने वेग से, 28 मीटर पर सेकेंड से, जिससे स्प्लैश यानी छपाक की ध्वनि पैदा हुई। ध्वनि यानी ध्वनि तरंगे। तो ये ध्वनि तरंगे पानी की सतह से पैदा होकर कुएं के मुहाने तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो अब प्रश्न में ये कहते हैं कि पानी से टकराने पे जो ध्वनि पैदा होती है वो पत्थर के गिराने के 2 सही 55/56 सेकेंड बाद सुनाई देती है। यानी पत्थर को अभी छोड़ा तो इतने समय बाद आपको उसकी ध्वनि कानों में सुनाई देगी। और हमसे इस प्रश्न में ध्वनि का वेग और कुएं की गहराई पूछी है। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका हल करना प्रारंभ करते हैं। इसका पहले छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, बिंदु ए, यहाँ से पत्थर को गिराया गया है। ठीक है, और बिंदु बी जहाँ पत्थर पानी की सतह से टकराता है।
तो पहले हम ए से बी की चर्चा करते हैं। ए पर वेग 0 होगा और बी पे वेग 28 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ए से बी तक जाने में कितना समय लग रहा है? टी सेकंड लग रहा है। और तय दूरी कितनी होगी? बिल्कुल जितनी कुएं की गहराई है। तो हमारे पास u 0 आ गया, v 28 आ गया, कैपिटल H और कैपिटल D हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही पत्थर बिंदु B पे पानी से टकराएगा, ध्वनि तरंगे पैदा होंगी, आवाज़ पैदा होगी। यह आवाज़ B से चलकर कुएं के मुहाने तक पहुंचती है। तो उसका वेग कितना है? ध्वनि का वेग मान लेते हैं Vs है। और इस ध्वनि को बिंदु B से कानों तक यानी कुएं के मुहाने तक पहुंचने में समय Ts लगता है। तो ये दो और राशियां आ गई, एक आ गया ध्वनि का वेग और दूसरा आ गया ध्वनि को B से कुएं के बाहर तक आने में लगा समय। ठीक है, तो हमारे पास h, स्मॉल t, Vs और स्मॉल ts ये चार अज्ञात राशियां आ गई हैं। ठीक है, हमें कैपिटल H निकालना है और Vs का मान निकालना है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास दो समय हैं। A से B तक पत्थर को लगा समय जो स्मॉल t है और B से वापिस A तक ध्वनि को संचारित होने में लगा समय जो कि Ts है। इन दोनों समय को अगर जोड़ें तो उसका मान हमें प्रश्न में दिए गए मान के बराबर रखना होगा, यानी 2 सही 55/56। तो इसी से हमारी पहली समीकरण बन जाएगी। ये देखिए, T प्लस Ts इक्वल्स टू 2 सही 55/56। ये हमारा कुल समय हो गया और ये मान हमें प्रश्न में दे रखा है। इसको हमने नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब हम A से B तक पत्थर की यात्रा की चर्चा करते हैं। ठीक है, A से B तक हमें वेगों के मान पता है और त्वरण हमारा g के बराबर होगा। तो यहाँ से हम t का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी A से B तक पहुँचने में पत्थर को लगा समय। तो इसके लिए हम न्यूटन द्वारा दी गई समीकरणों में से प्रथम समीकरण चुनेंगे। v बराबर u प्लस जी टी। u 0 है, t का मान निकालना है, v का मान 28 दे रखा है और g हमारा 9.8 है। तो इससे हमारे पास t का मान ज्ञात हो गया। कितना आ गया? 2.857 सेकेंड। मैं दोहराना चाहूँगा, ये वो समय है जो पत्थर को छोड़ने से लेकर पत्थर को पानी की सतह टकराने तक लग रहा है। और यही मान देखिए समीकरण संख्या 1 जो मैंने लिखी है उसमें भी हमें आवश्यक है। T प्लस Ts में से T का मान निकल चुका है। ठीक है, तो T का मान ज्ञात हो गया। अब हम Ts का मान निकालेंगे। तो Ts क्या चीज़ है? Ts ध्वनि को बिंदु B से बिंदु A तक पहुंचने में लगा समय है। तो इसका मान तो सीधी ही समीकरण से निकल जाएगा। हमने छोटी कक्षाओं में चाल बराबर दूरी बटा समय के सूत्र पढ़े होंगे। क्योंकि इसमें कोई त्वरण नहीं है तो A का मान तो 0 ही रहेगा इसमें। तो Ts का मान कितना होगा, यानी समय कितना लगेगा ध्वनि को? ध्वनि को लगा समय Ts बराबर ध्वनि द्वारा तय की दूरी बटा ध्वनि का वेग। अब यहाँ पर हमें ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी जो कि कुएं की गहराई के बराबर है, पहले उसका मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा निकल चुका है पहले से। चलिए, तो Ts का मान क्या हो गया? Ts इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन Vs। Vs हमारा ध्वनि का वेग है जो हमें प्रश्न में पूछा गया है, H हमारी कुएं की गहराई है और Ts ध्वनि को बाहर तक आने में लगा समय है। अब यहाँ पर हमें तीनों राशियों में से कोई मान पता नहीं है, तो पहले हम एक मान निकालते हैं। वो मान कितना होगा हमारा? Ts। ठीक है, या चलो पहले H निकाल लेते हैं। H क्या चीज़ है? कुएं की गहराई। कुएं की गहराई किसने पार की है? पत्थर ने, यानी A से B तक की दूरी हो गई। तो दूरी निकालने के लिए हम कौन सी समीकरण काम में लेंगे? न्यूटन की गति की दूसरी समीकरण, S बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
और ये समीकरण ए से बी के लिए पत्थर के लिए लगाएंगे। अब यू 0 है पत्थर के लिए, तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। टी हमने पहले ही निकाल लिया है 2.857 सेकेंड, तो इससे हमारे पास एच का मान आ जाएगा 40 मीटर, और यही हमारी कुएं की गहराई भी हो जाएगी। तो लगे हाथ हमारे पास इस प्रश्न का एक उत्तर आ गया कि कुआं 40 मीटर गहरा है। ठीक है, तो अब हम ये मान टी एस बराबर एच अपॉन वी एस में रख देंगे। तो हमारे पास तीसरी समीकरण आ गई, टी एस बराबर 40 डिवाइडेड बाई वी एस। ठीक है, अब इस समीकरण को यानी टी एस के इस मान को समीकरण संख्या 1 में लिख देंगे। आप ध्यान दीजिए, समीकरण संख्या 1 ऊपर दिखाई गई है। चलिए टी एस का मान रख देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, टी प्लस 40 अपॉन वी एस इक्वल्स टू 2 सही 55/56। ठीक है, टी का मान पहले से निकल चुका है, समीकरण 2 में हमने निकाला भी था 2.857 सेकेंड, ये मान भी रख देंगे। और फाइनली जो हमारे पास समीकरण बनेगी उसमें केवल एक राशि अज्ञात होगी वी एस। तो इस समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारे पास लगभग 319 के आसपास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, यही ध्वनि का वेग हो जाए। तो ये हमारा एक प्रश्न और हल हो गया, जिसमें हमने पत्थर की गति के साथ साथ ध्वनि की गति की भी बात की। ठीक है, चलिए अब हम कुछ विशेष प्रश्न जो कि गुरुत्वाधीन गतियों के साथ साथ ही हमें देखने हैं, पढ़ने हैं, वो क्या है, समान त्वरण से ऊपर उठते हुए गुब्बारे से किसी वस्तु को छोड़ना। अब ये प्रश्न इस चैप्टर में क्यों शामिल किए गए हैं, इसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है। जब एक ऊपर उठते हुए गुब्बारे में से कोई वस्तु गिराई जाती है तो उस वस्तु की नीचे आते समय गति गुरुत्वाधीन गतियों का ही एक भाग है, इसलिए यह प्रश्न भी हमें इस चैप्टर के साथ ही पढ़ने हैं। तो इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे ही पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, एक गुब्बारा है जो कि समान त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, जब ये गुब्बारा जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उससे एक पत्थर नीचे गिराया जाता है। हमें इस पत्थर को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाले समय की गणना करनी है। ठीक है, तो प्रश्न क्लियर है बिल्कुल। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ लेनी है कि जब पत्थर को गुब्बारे से छोड़ा जाता है तो पत्थर का वेग उतना ही होगा जितना कि उस समय गुब्बारे का वेग है। दिशा में जरूर परिवर्तन है। देखिए गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है जबकि पत्थर नीचे की ओर जाएगा, लेकिन छोड़ते समय गुब्बारे का जो वेग है न्यूमेरिकली पत्थर के वेग के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ऊपर उठ रहे हैं। तो छोड़ते समय वो गुब्बारे का ही एक भाग मान सकते हैं। तो दोनों के वेगों के मान अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों को समान ही मानेंगे। हाँ, एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि पत्थर तो नीचे आएगा और गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा, तो चाहे वेगों के मान समान हो परंतु उनकी दिशा अलग अलग रहेगी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, तो हमें प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम वापस इस प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम इस प्रश्न का एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर गुब्बारे से एक पत्थर नीचे गिराया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि जब पत्थर को छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगा और वो कितनी दूरी तय करेगा। जितना गुब्बारा इस समय गुब्बारा 100 मीटर ऊपर है, तो छोड़ा गया पत्थर 100 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ये हमारे नीचे आते हुए पत्थर के लिए तय की गई दूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात,
जब पत्थर को गुब्बारे से छोड़ा गया है उस समय पत्थर का वेग कितना होगा? मैंने आपको अभी समझाया, वो न्यूमेरिकली गुब्बारे के उस समय के वेग के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें पत्थर को छोड़ते समय गुब्बारे का क्या वेग था ये पता लग जाए तो पत्थर किस वेग से छोड़ा गया ये ज्ञात हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यही ज्ञात करते हैं कि पत्थर को गिराते समय गुब्बारा कितना वेग पे था, यानी उसने कितना वेग प्राप्त कर लिया था। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है कि गुब्बारा चूंकि ऊपर उठ रहा है और उसमें त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। तो हमें गुब्बारे का उस बिंदु का वेग ज्ञात करना है जिस समय गुब्बारे से पत्थर को गिराया जा रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, गुब्बारे की गति की चर्चा करते हैं। गुब्बारे को पृथ्वी की सतह से ए तक पहुंचने में लगा, देखिए मार्क क्या है, गुब्बारे को पृथ्वी से ए तक पहुंचने में जो मार्क दिखाई दे रहा है इस पे हम ध्यान देंगे। गुब्बारा जब पृथ्वी से ऊपर उठने लगा उस समय इसका वेग 0 था, तो u 0 हो गया। गुब्बारा जब बिंदु ए पर पहुंचा उस समय तक ये 100 मीटर चल चुका था, तो ये हमारा s या h हो गया। गुब्बारे में जो त्वरण है वो हमें दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इन राशियों से हम बिंदु ए, जो कि गुब्बारे की इस यात्रा का अंतिम बिंदु है, पर वेग निकाल लेंगे, यानी हम v का मान निकाल लेंगे बिंदु ए पर। तो देखिए निकालते हैं। तो न्यूटन की गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब u 0 है गुब्बारे का, जब वो पृथ्वी से ऊपर की ओर उठने लगा उस समय u 0 है। f यानी त्वरण 8 दे रखा है, तय दूरी उसकी 100 मीटर हो गई। तो इस समीकरण को हल करने से हमें गुब्बारे का बिंदु ए पर वेग ज्ञात हो जाएगा, जो कि 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब यही वेग पत्थर का होगा क्योंकि उसे बिंदु ए पर ही छोड़ा जा रहा है, परंतु उसकी दिशा विपरीत होगी। तो अब हम पत्थर पर अपना फोकस करेंगे। पत्थर बिंदु ए से गति प्रारंभ करेगा, 100 मीटर की दूरी तय करेगा और पृथ्वी से टकराएगा। तो अब हम ऊपर से नीचे की ओर की गति की चर्चा करते हैं, गुरुत्वाधीन गति की। तो देखिए हमारे पास पत्थर के लिए क्या क्या राशियाँ पता है। तय दूरी 100 मीटर, वेग -40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम पहले टी निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें टी ही पूछा गया है, तो टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दूसरी समीकरण काम में लेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस मतलब तय दूरी या ऊंचाई 100 मीटर, यू जैसे मैंने बताया 40 मीटर विद नेगेटिव साइन। टी का मान हमें ज्ञात करना है, जी हमारा प्लस 9.8 होगा क्योंकि पत्थर नीचे की ओर गति कर रहा है। तो ये मान इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, और समीकरण को हल कर लेंगे। तो टी का मान आ गया 10.17 सेकेंड। ये पत्थर को गुब्बारे से छोड़ने से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने में लगा उसका समय हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब हम टी का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगी। तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका आपको मालूम होगा, सूत्र लगाकर भी हम हल कर सकते हैं। तो ये हमारा समान त्वरण से ऊपर उठते हुए गुब्बारे से जब वस्तु छोड़ी जाती है, यानी उसकी गति भी गुरुत्वाधीन गति है, उस पर पहला प्रश्न हो गया। चलिए एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। एक गुब्बारा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर चढ़ रहा है, यानी उसमें त्वरण 0 है। अब इससे एक पत्थर गिराया गया, पत्थर जब जमीन पर पहुंचा तो उसका वेग हमें दे रखा है 56 मीटर पर सेकंड। हमसे ये पूछा गया है, बताइए जब पत्थर को गिराया गया उस समय गुब्बारा ज़मीन से कितना ऊपर था, और जब पत्थर ज़मीन पे पहुंच गया उस समय गुब्बारा कितना ऊपर तक जा चुका होगा। दो मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, शुरू करें। तो इसका डायग्राम आप देख लेंगे।
मान लीजिए पत्थर गिराते समय गुब्बारा स्मॉल h मीटर ऊंचाई पर था। उस समय गुब्बारे का वेग ऊपर की ओर कितना है, 14 मीटर पर सेकंड, जो कि हमें दे रखा है। पत्थर को जमीन तक पहुंचने में t सेकंड लग रहे हैं और उस समय उसका वेग 56 मीटर पर सेकंड है, ये भी हमें गिवन है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले पत्थर की बात करते हैं। देखिए, पत्थर छोड़ने से लेकर पत्थर के जमीन तक पहुंचने के मार्ग पर ध्यान दें। जब पत्थर को गुब्बारे से छोड़ा गया तो पत्थर का वेग कितना होगा, जितना गुब्बारे का वेग है। अब गुब्बारे का वेग समान है 14 मीटर पर सेकंड, तो पत्थर का वेग भी गिराते समय 14 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन उसकी दिशा नीचे की ओर होगी। तो u बराबर -14 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर जब पत्थर ने अपनी यात्रा समाप्त की, यानी ज़मीन से टकराया, उस समय वेग कितना है वो भी गिवन है, 56 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा v हो गया। इस दौरान इसने कितनी दूरी तय की, h मीटर तय की। तो देखिए हमारे पास u पता है, v पता है और हमें तय दूरी यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ न्यूटन की गति की तीसरी समीकरण काम में आएगी, क्योंकि हमारे पास समय की जानकारी नहीं है। तो v² बराबर u² प्लस 2gh, v 56, u 14, g हमारा प्लस 9.8, ऊपर से नीचे की ओर गति है। इसको आप हल कर लें तो हमारे पास h का मान ज्ञात हो जाएगा, 150 मीटर। ठीक है, तो ये वो ऊंचाई है जब पत्थर को गिराया जा रहा था, तब गुब्बारा जमीन से कितना ऊपर था। ये प्रथम आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब एक और इसमें भाग पूछा गया है कि बताइए गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी जब पत्थर जमीन पर पहुंच चुका होगा। जब छोड़ा गया उस समय 150 मीटर थी। ठीक है, लेकिन चूंकि गुब्बारा तो लगातार ऊपर उठ रहा है और पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है, 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में गुब्बारा और ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो यदि हमें यह पता लग जाए कि पत्थर कितने समय में जमीन पर पहुंचा, तो हम उस दौरान गुब्बारा कितना और ऊपर गया ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि गुब्बारे में कोई त्वरण नहीं है, वो समान वेग से चल रहा है, तो केवल समय से ही हम ये दूरी या ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो अब हम पत्थर को जमीन तक पहुंचने में लगा समय निकाल लेते हैं। तो स्पष्ट है इसमें हमारी प्रथम समीकरण ही सफिशिएंट होगी, पर्याप्त होगी। तो v बराबर u प्लस जी टी, v 56, u -14, g प्लस 9.8, तो t का मान हमारे पास आ गया 7.143 सेकेंड। ये पत्थर को छोड़ने से उसके ज़मीन तक टकराने का समय हो गया। इस दौरान गुब्बारा कितना ऊपर उठ जाएगा, बड़ा आसान है। इस दौरान गुब्बारा दूरी बराबर चाल इंटू समय इतनी ऊंचाई तक और ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसमें त्वरण तो है नहीं। तो सीधे सीधे हमें उसके द्वारा जो अतिरिक्त ऊंचाई है वो ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र लगा देंगे। अब गुब्बारे का वेग 14 मीटर पर सेकंड है और उसको हमने जो एक्स्ट्रा समय दिया है वो कितना आया हमारा, 7.143 सेकेंड। तो इतने समय में गुब्बारा और कितना ऊपर उठेगा, 14 इंटू 7.143, ये मान आ गया 100 मीटर। यानी 150 मीटर तो वो पहले से ही ऊपर था और 100 मीटर वो और ऊपर चला गया। तो जब पत्थर जमीन पे पहुंचेगा उस समय तक गुब्बारे की कुल ऊंचाई होगी 150 प्लस 100 मीटर, यानी 250 मीटर। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया और इसमें हमने दोनों ऊंचाइयां ज्ञात कर ली, जब पत्थर को छोड़ा गया और जब पत्थर जमीन पे पहुंचा उस समय गुब्बारे की ऊंचाइयां कितनी थी। तो इसके साथ ही गुरुत्वाधीन गतियों पर मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। हमने काफ़ी प्रश्न हल कर लिए। अब मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को या किसी भी अच्छी बुक में से आप और प्रश्न देख लें, सॉल्व अनसॉल्व, और उन पर खूब अभ्यास करें ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या नहीं आए। आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी फीडबैक है, उसका स्वागत है। धन्यवाद।